नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 12 मार्च से 18 मार्च तक के वीकली करंट अफेयर्स, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं जिस एग्जाम में भी आपका जनरल स्टडी का ऑप्शंस आते हैं उसमें करंट अफेयर जरूर आता है। तो आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन और PDF मिल जाएगी। आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी करंट अफेयर की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, किस देश ने अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित कर दिया है? मतलब वह कौन सी कंट्री है जिसने अपनी जो कैपिटल है वो जो जकार्ता थी उससे बदल के अब बोर्नियो कर दी है, या बोर्नियो। ठीक है, तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया वह देश है जिसने अपनी कैपिटल को जकार्ता से बदल के अब क्या करनी है, बोर्नियो में शिफ्ट कर दी है। तो आपको जानकारी दें इसके बारे में, तो आप देख सकते हैं ये एक फोटो है जो इनकी फ्यूचर कैपिटल पार्लियामेंट बनेगी या फिर सिटी जो बनेगी, ठीक है, बोर्नियो में। तो चलिए आपको जानकारी दें इसके बारे में। तो इंडोनेशिया अपनी राजधानी जो जकार्ता थी इसकी, आपको आगे मैप में बताऊंगा मैं, उससे बदल के अब बोर्नियो में स्थानांतरित कर रही, मतलब ट्रांसफर कर रही है अपनी। उसकी पूरी तैयारी कर ली इनने। ठीक है, क्योंकि ये क्यों करा, इसका रीज़न ये था कि ये जो जगरता थी बहुत भीड़-भाड़ वाला एरिया हो गया था, यहाँ पॉपुलेशन जो हो गई थी बहुत ज़्यादा हो गई और साथ में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे क्या है, ये समुद्री जल में डूबने वाले और भूकंप प्रति संवेदनशील होने के जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर, मतलब क्या है इसमें, जैसे आपके यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई थी, पर यहाँ पे क्या ना आपके भूकंप भी बहुत आ रहे थे और साथ ही फिर जकार्ता वो एक ऐसा आप मान लीजिए शहर है जो बहुत तेजी से डूब रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पे बहुत जल्दी वो 2050 तक वो लगभग लगभग पूरा डूब जाएगा। इसलिए क्या है, इन्होंने अपना वो क्या जकार्ता जो है वो राजधानी छोड़ के अब बोर्नियो में शिफ्ट कर ली है। तो आपको बता दें, अधिकारियों ने कहा है कि नया महानगर शहर एक टिकाऊ वन शहर, मतलब सस्टेनेबल फॉरेस्ट सिटी होगा, जो पर्यावरण को सॉरी जो पर्यावरण को केंद्र में रखता है और 2045 तक कार्बन फ्री, या कह देंगे कार्बन तटस्थल, मतलब कहते कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। कब? 2045 तक इनका जो नया शहर होगा उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको बता दें जो इंडोनेशिया, आप जानते हैं इंडोनेशिया पूरी कंट्री है ये। इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है, आपको ये पता है इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है। उसमें पहले जो इसकी जो कैपिटल थी वो जो इनका आइलैंड था, जावा आइलैंड था ना, उसकी एक जगह नाम थी जकार्ता। यहाँ पे एक कैपिटल हुआ करती थी, कहाँ पे? यहाँ पे कैपिटल हुआ करती थी। अब इसको शिफ्ट करके ये यहाँ पे कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, लगभग लगभग यहाँ पे क्या है, बोर्नियो जो आपका आइलैंड है ये, इस आइलैंड के इस हिस्से में आई है, क्या नाम है यहाँ पे, क्या नाम है, अपनी कैपिटल करते हैं। अब ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी पूरी लगभग पूरी तैयारी हो गई है और ट्रांसफर कर रहे हैं इसकी। आप क्यों कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में और अच्छे से जानकारी दे दूँ मैं। तो आपको बता दूँ कि जो जकार्ता 10 मिलियन लोगों का घर है, 10 मिलियन लोगों के घर को दुनिया का सबसे तेजी से डूबने वाला शहर बताया गया है। किसको? जकार्ता को, जो इस टाइम में इसकी इनकी प्रेजेंट कैपिटल है, जो प्रेजेंट कैपिटल है, उसको बताया गया कि दुनिया का सबसे तेजी डूबने वाला शहर है, जो कि मैंने आपको बताया था, जिसके 2050 तक पूरी तरह से जलमग्न, या कहिए अनुमान करिए पूरी तरह से डूब जाएगा समुद्र के अंदर। ठीक है, ये अनुमान लगाया जा रहा है ऐसा। और ये बता दें आपको, यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? बोर्नियो द्वीप, जो आपको यहाँ दिखाया था मैप में। ये मैप में बताया जा रहा है, ये वाला जो ये जो आइलैंड है, ये आपका ये वाला आइलैंड, ये पूरा ये दुनिया का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, सॉरी दुनिया का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा क्या नाम है, आइलैंड है, ये कहते हैं द्वीप है आपका। ठीक है, और बता दें यह दुनिया के कुछ सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का घर है, मतलब वर्ल्ड्स लार्ज ग्रेटेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है। किसमें? बोर्नियो जो आपका आइलैंड है उसमें। आपको बता दें जो बोर्नियो आइलैंड है वो टिपिकली आपका 3 हिस्सों में डिवाइड है। आपको जो आइलैंड दिखाया मैंने बोर्नियो, वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। कौन कौन से किस किस से पार्ट है उसमें? उसमें एक इंडोनेशिया का हिस्सा है, मलेशिया का हिस्सा है, साथ में बोर्नियो का भी उसमें हिस्सा है। किसका? बोर्नियो का। ठीक है, आपको अभी ये मैप में अभी दिखाता हूँ आपको इसको। तो आपको ये है, तो इसका क्या क्या है इसके बारे में पढ़ने, जैसे ये मलेशिया का हिस्सा हो गया, ये पूरा बोर्नियो आइलैंड है, ये जो हिस्सा है ये पूरा आपका मलेशिया का हो गया है ना। ये इंडोनेशिया का पूरा हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा पूरा।
ये पूरा हिस्सा जो हो गया वो किसका, मलेशिया का हो गया, है ना। और ये बुर्नवे का हिस्सा हो गया, बुर्नोई का हिस्सा हो गया, है ना, ये पूरा हिस्सा ये। इसमें बता दें, जो कमलीमंत बोर्नियो द्वीप का इंडोनेशियाई हिस्सा है, इसमें द्वीप के भौगोलिक क्षेत्र का मतलब पूरे ज्योग्राफिकल क्षेत्र की बात करी जाए, पूरी एरिया की बात कराए, तो इसका 75 हिस्सा शामिल है, 73% हिस्सा शामिल है। कितना, 73, मतलब ये जो पूरा हिस्सा है ये लगभग कितना, 73% का हिस्सा है ये किसका, इंडोनेशिया के हिस्से में आता है। और लगभग लगभग इसकी जो कैपिटल, नई कैपिटल जो बनाई जा रही है ना, वो यहाँ पे करीब बनाई जा रही है, यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली जगह बताई जा रही है आपको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, रोहित जावा। जी हाँ, फोटो देखते हैं, ये रोहित जावा जी का फोटो है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ बन गए हैं। ठीक है, अब ये कंपनी है किसकी, तो ये बता दूं, ये जो यूनिलीवर कंपनी जो है, क्या कंपनी नाम क्या है, यूनिलीवर। यूनिलीवर जो कंपनी है वो एक यूके बेस्ड कंपनी है, क्या, ब्रिटेन बेस्ड कंपनी है, ठीक है, उसकी कंपनी है ये, जो यहाँ पे आप इंडिया में जो मार्केट में काम कर रही है वो किस नाम से कर रही है, हिंदुस्तान यूनिलीवर से कर रही है। मतलब इस कंपनी जो यूनिलीवर है ना, यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी का नाम है, पर जो इस कंट्री में ये जाती है कंपनी, उस कंट्री का नाम अपने आगे, नाम के आगे लगा लेती है। जैसे इंडिया में आई है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, पाकिस्तान में गई होगी तो पाकिस्तान यूनिलीवर, और बाकी जो ऐसे करके ये काम करती है। तो यूनिलीवर किसका, ये यूके की कंपनी है। ठीक है, यूके की कंपनी है और इंडिया में इसकी किस नाम से ये काम करती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर से काम करती है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अरब इंडिया की बात करी जा रही है, यहाँ ग्लोबल लेवल की बात नहीं करी, इंडिया की बात करी जा रही है। तो इंडिया में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसको फाउंड किया गया था 17 अक्टूबर 1933 में, मतलब 17 अक्टूबर 1933 में इसको फाउंड किया गया था। इंडिया के अंदर की बात करी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया की बात करी जा रही है। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल की बात करी जाए, यहाँ पे जो यूके कंपनी है उसकी बात करी जाए, तो इसकी जो हेडक्वार्टर वो कहाँ, लंदन आपका ब्रिटेन के अंदर है या इंग्लैंड के अंदर है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, भोपाल के अंदर। जी हाँ, दिव्य कला मेला भोपाल में शुरू किया गया है। ये 12 मार्च से 21 मार्च तक चलेगा। ठीक है, तो आपको जानकारी दे इसके बारे में। दिव्यांगंज आधारित विभाग, अधिकारित विभाग, मतलब क्या कहते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मतलब दिव्यांगंज। ठीक है, दिव्यांगंज से कहते हैं। दिव्यांगंज अधिकारित विभाग 12 से 21 मार्च 2023 तक भोपाल हाट मध्य प्रदेश में दिव्यांग कला मेला का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 12 मार्च को मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल मंगू भाई पटेल द्वारा किया गया है। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, जो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं या कहते हैं राज्यपाल हैं, मंगू भाई पटेल द्वारा। ठीक है, और बता दें आपको, यह देश भर के दिव्यांग एंटरप्रेन्योर कह दें उद्यमियों और आर्टिशियंस या कह दें कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा आयोजन है ये। ठीक है, इसमें क्या नाम है, आपके जो दिव्यांग लोग हैं, उनके एंटरप्रेन्योर हैं और साथ में आर्टिस्ट हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको दिखाया जाता है इसमें। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। लगभग 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 150 दिव्यांग कारीगर और कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादकों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। मतलब इस पूरे जो मेला चल रहा है, इस मेले में लगभग 150 आपके दिव्यांग आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर और क्या नाम है, कारीगर कलाकार आएंगे, जो कि 21 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आएंगे टोटल मिला के। ठीक है, इससे बहुत तरह के प्रोडक्ट्स होंगे। कौन कौन से होंगे, जैसे आप होंगे होम डेकोरेटर, मतलब घर के सजावट का सामान, लाइफस्टाइल के सामान, क्लोथिंग, कपड़े, सैनिटरी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होंगे, पैकेज फूड होगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होंगे, टॉयस होंगे, खिलौने, गिफ्ट होंगे, पर्सनल एक्सेसरीज होगी, जैसे ज्वेलरीज, क्लट्स, बैग्स, है ना, ये सब चीज़ें होंगी इसके अंदर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फूड फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, बेंगलोर के अंदर। जी हाँ, बेंगलोर के अंदर वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया गया है। आपको जानकारी दें इसके बारे में, तो कर्नाटक में मुख्य चुनाव आयुक्त और PCI मतलब चीफ इलेक्शनल कमिश्नर के अन्य सदस्यों ने बेंगलुरु में
चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया। आपको बता दें, भारत के चुनाव आयोग से पूर्ण आयोग शहर के 3 दिवसीय दौरे पे है। मतलब चुनाव आयोग का जो पूरा पैनल है, मतलब आप उसको 3 लोग होते हैं ना, इसमें आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन एक कमिश्नर होता है और बाकी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, टोटल 3 पोस्ट होती हैं। तीनों क्या नाम इस टाइम कर्नाटका में है, क्योंकि आपके वहाँ चुनाव होंगे इसलिए। आपको बता दें, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, आपको पता होना चाहिए कौन, ये ECI हैं, CERC हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और चुनाव आयुक्त मतलब आपका समझ लीजिए इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, आप टोटल 3 लोग होते हैं। एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ना। तो इसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हो गया, वो हो गया आपके राजीव कुमार जी। और इलेक्शन कमिश्नर्स कौन हो गया, वो हो गए अनुपम चंद्र पांडे और अनुराग गोयल। ये 2 लोग भी इस फेस्ट में आए थे, ठीक है। और इसमें क्या है, इन्होंने एजुकेट करा और लोगों को जानकारी दी चुनाव के बारे में, ठीक है। उनके वोट के बारे में, उनकी वोट की पावर के बारे में उनकी जानकारी दी उन लोगों ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दें साथ ही, उन्होंने चुनावी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 30 घंटे की हैकाथॉन इलेक्ट्रॉन 2023 का उद्घाटन भी किया। तो याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हैकाथॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है 2023, ये कहाँ का उद्घाटन किया गया है, इसका कर्नाटका में किया गया है। किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा किया गया है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सिंग का, या आपका सॉन्ग यहाँ होगा, सिंग नहीं होगा, सॉन्ग होगा, ठीक है, सॉन्ग का पुरस्कार किसे मिला है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, नाटू नाटू। जी हाँ, RRR की जो मूवी है, हमारी इंडिया की जो मूवी है, उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है, ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। आप देखते हैं, फोटो है। तो आपको जानकारी दें इसके बारे में। 95th अकेडमी अवार्ड्स, जिसको हम 90 अकेडमी अवार्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, आप ऑस्कर अवार्ड्स कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये बात, और कभी अकेडमी अवार्ड आ जाए या फिर कह दें ऑस्कर अवार्ड, तो दोनों एक ही बात होगी। तो 95th अकेडमी अवार्ड्स में RRR की जो मूवी है, उसका जो गाना है नाटू नाटू, उसने जीता है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड, ठीक है। आपको बता दें, जय हो के जो राइटर हैं गुलजार, और कंपोज करा गया है AR रहमान द्वारा। ये पहला हिंदी गाना था जिसको ये अकादमी अवार्ड मिला था। मतलब कौन सा, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था। साथ ही बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला था 2008 में ब्रिटिश फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए भी, ठीक है। और आपको बता दें, जो बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है, इसमें जो ऑस्कर अवार्ड को, कौन सी मूवी को बेस्ट मूवी का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, या समझ लीजिए किस मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो वो मूवी कौन सी है आपकी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये मूवी है, इसको दिया गया है बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इसने लगभग आप मान के चलिए 10 अवार्ड जीते हैं पूरे ऑस्कर में। इसने 10 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या नाम, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, ये किसको मिली है, तो ये मिली है द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है। ये भी किसकी, इंडिया की है, ठीक है, इंडिया की डॉक्यूमेंट्री है। इसको क्या है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके जो ट्रैप निशानेबाजी में भारत के पृथ्वीराज टोडाइमन ने कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज मेडल। जी, कहाँ से पदक जीता है? आप देखते हैं, ये फोटो है पृथ्वीराज जी की। उन्होंने क्या है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किसमें, ट्रैप शूटिंग में। अब ट्रैप शूटिंग क्या होती है, ट्रैप शूटिंग मतलब शॉर्ट गन से जो शूटिंग होती है आपकी, ठीक है। तो आपको जानकारी दे दें, ट्रैप शूटर पृथ्वीराज ने दोहा कतर में ISSF शॉटगन विश्व कप 2023 में कांस्य पदक जीता है। मतलब कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इट वॉज इंडियाज फर्स्ट मेडल एट द ऑनगोइंग ISSF वर्ल्ड कप। ये भारत का पहला मेडल है, ठीक है, जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है उसके अंदर। कहाँ पे हेल्ड हो रहा है ये, लुसेन शूटिंग कॉम्प्लेक्स, कतर की कैपिटल के अंदर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। टेक महिंद्रा ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, मोहित जोशी। जी हाँ, फोटो देखते हैं, मोहित जोशी जी का, इनको अपॉइंट किया गया MD एंड CEO ऑफ टेक महिंद्रा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपको जानकारी दे दें, IT सेवा प्रदाता जो टेक महिंद्रा है, उनके अनुसार इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष जो
इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष थे मोहित जोशी। इनको 5 साल के लिए क्या है, अपनी कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, अभी क्या नाम है, ये अपना पद 20 दिसंबर 2023 से संभालेंगे। अभी नहीं संभालेंगे, 20 दिसंबर 2023 संभालेंगे और कब तक रहेंगे, 19 दिसंबर 2028 तक ये अपने पद को संभाले रखेंगे। आपको बता दें, गुरनानी जो भारतीय आईटी उद्योग में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीईओ में से एक थे, मोहित जोशी द्वारा उन्हें क्या चेंज किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पीएम मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, हुबली, धारवाड़। जो हुबली जगह है धारवाड़, वहां पे क्या है, इस दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। आपको बता दें जानकारी दें इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक राज्य में हुबली में श्री सिद्धारोड़ा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर का विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, या उसको समर्पित किया है। और सीधा बता दें आपको, जो हमारा वेस्टर्न रेलवे पार्ट होता है ना, ये इंडियन रेलवे का ये साउथ वेस्टर्न जोन जो है उसके अंदर आता है कौन सा, हुबली। ठीक है, इसे को क्या है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी रखा गया है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया है इसकी। ठीक है, चलिए फिर आपको जानकारी दे इसके बारे में। तो गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर प्लेटफॉर्म है ना, वो सेकंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म हो गया। पहले क्या है, इससे पहले उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर प्लेटफॉर्म था वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हुआ करता था। ठीक है, अब वो सेकंड नंबर पे आ गया है। और थर्ड नंबर पे कौन सा पहुंच गया है, कोलम जंक्शन जो है केरल के अंदर, वो थर्ड पोजीशन पहुंच गया है। आपको बता दें, जो गोरखपुर प्लेटफॉर्म है उसकी जो लंबाई है वो है 1.366 किलोमीटर। ठीक है, आप इसे किलोमीटर में चेंज कर लेंगे तो 1.366 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, वहीं आपकी आप कोलम जंक्शन की बात करी जाए जो केरल के अंदर है, वो थर्ड लॉन्गेस्ट है, तो इसकी जो डिस्टेंस है अगर आप किलोमीटर में चेंज करेंगे 1.18 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एससीओ सदस्य देशों ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की 18वीं बैठक किस शहर में हुई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली के अंदर। जी हाँ, नई दिल्ली के अंदर 18वीं बैठक हुई है किसकी, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ एससीओ मेंबर। ठीक है, इन सभी कंट्रीज की एससीओ मेंबर्स जो कंट्री हैं उन सभी के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन सबकी मीटिंग हुई है इसमें। ठीक है, तो आपको जानकारी देते हैं, संघाई सहयोग संगठन मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और अध्यक्षों की 18वीं बैठक नई दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सदस्य राज्यों के बीच प्रभावी न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 मार्च से 11 मार्च तक रखी थी ये मीटिंग। ठीक है, आपको बता दें 2 दिवसीय संयुक्त बातचीत सत्र था जिसमें सभी एससीओ सदस्य राज्यों, 2 पर्यवेक्षक राज्यों, मतलब आप समझ लीजिए कि आपके ऑब्जर्वर स्टेट जो थे, कौन कौन से थे ऑब्जर्वर स्टेट, वो थे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और दूसरा कौन सा था, रिपब्लिक ऑफ बेलारूस। तो ये 2 कंट्री थी, इनके जो आपके ऑब्जर्वर थे, इनके जो आपके मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, वो क्या थे, ऑब्जर्वर के रूप में आए थे। ठीक है, आपको बता दें जो एससीओ रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर जिसे हम रैट्स कहते हैं, और साथ ही एससीओ के सेक्रेटरीट भी इसमें पार्टिसिपेट करा था, पर इसमें पाकिस्तान के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करा था फिजिकली, पर उन्होंने क्या वर्चुअली पार्टिसिपेट करा था। फिजिकली वो लोग नहीं पहुंचे थे, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें पार्टिसिपेट करा था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, सुरेखा यादव। जी हाँ, आप फोटो देखते हैं इनका, ये सुरेखा यादव जी हैं। ये भारत की पहली महिला बनी है जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसे हम कहते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस उसको चलाएंगी। अब आपको जानकारी दें इसके बारे में, तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव अब भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बन गई हैं। आपको बता दें सुरेखा यादव ने 13 मार्च 2023 को सोलापुर स्टेशन और मुंबई के छत्रपति
शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच ट्रेन का संचालन किया था। मतलब 13 मार्च को इन्होंने क्या पहली बार ट्रेन चलाई थी। ठीक है, आपको बता दें महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन कभी आपसे आता है कि भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी, तो आप बताएंगे सुरेखा यादव जी थी। ठीक है, और साथ ही उन्हें बता दें उनको उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस आईआईटी संस्थान ने शोधकर्ताओं ने जीवाणुरोधी अणु या कह दीजिए एक तरह से आपके जो एंटी बैक्टीरियल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी खोज करी है, जिसका नाम क्या है IITR 00693। ठीक है, ये इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इसकी खोज किसने करी है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, IIT रुड़की ने करी है। जी हाँ, IIT रुड़की ने एंटी बैक्टीरियल मॉलिक्यूल्स की खोज करी है, जिसका नाम क्या है आपका IITR 00693। ठीक है, आपको जानकारी दे दें, भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक नए जीवाणुरोधी छोटे अणु मतलब ये समझिए एंटी बैक्टीरियल स्मॉल मॉलिक्यूल, जिसका नाम IITR 00693 रखा गया है। ये काम किसके खिलाफ करता है? आपका जो क्या नाम है, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एंटी ड्रग होते हैं, मतलब वो जो ड्रग आप लेते हैं या आप कह दें कि एक तरफ से जो इन्फेक्शन के ड्रग्स इन्फेक्शन होते हैं ना, आप दवाई लेते हो, उन दवाई का कोई असर नहीं होता, उसे हम कहते हैं एंटी ड्रग बैक्टीरिया जो होते हैं उनके द्वारा, तो उनको ख़त्म करता है ये, इसके लिए इसकी खोज करी गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं बीमार मौसम ऐसा चल रहा है, तो जो आज का वायरस है वो इवॉल्व हो जा रहा है। आप दवाई खा रहे हैं तो दवाई कोई असर नहीं पड़ रहा आपके ऊपर, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी है ये, और बहुत काम आएगी अब ये। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में किस देश ने गोल्डन एंड सिल्वर स्टार अवार्ड जीता है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, भारत ने। जी हाँ, भारत ने गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है। कहाँ पे? गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में। ठीक है, आप देखते हैं फोटो है, आपको जानकारी दे इसके बारे में। तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने ITB, ठीक है, ये ITB इसे कहते हैं, बर्लिन के अंदर, ठीक है, ITB बर्लिन के अंदर 2023 में टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में एक गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है। ठीक है, इंडिया ने हासिल किया है, ये आपको बता दें। जो पुरस्कार श्री अरविंद सिंह द्वारा दिया गया है, ये सचिव हैं किसके? पर्यटन मंत्रालय के, या आप कह दें कि सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टूरिज्म के। ठीक है, और ये कब लिया गया? 8 मार्च 2023 को लिया गया है। ठीक है, कहाँ पे? ITB बर्लिन के अंदर। कहाँ पे? ITB बर्लिन के अंदर। तो बर्लिन कहाँ पे? आपका जर्मनी में है। तो चलिए फिर आपको बता दें, जो गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म मल्टीमीडिया अवार्ड है, ये हर साल दिया जाता है। ठीक है, हर साल दिया जाता है किसके लिए? टूरिज्म सेक्टर में और टूरिज्म सेक्टर्स में और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के अंदर दिया जाता है। आप कह दीजिए एकदम, या कह दीजिए आप पर्यटन और अतिथि इन क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें गोल्डन सिटी गेट देशों, शहरों, क्षेत्रों और होटलों के लिए एक रचनात्मक बहुमीडिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, और इस पुरस्कारों के लिए पर्याप्त प्रतिष्ठियों को एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा आंका जाता है, जिसमें फिल्म, पर्यटन विशेषज्ञ शामिल होते हैं। आपको बता दें वार्षिक पुरस्कार समारोह दुनिया के प्रमुख पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन में होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, बेंगलोर के अंदर। जी हाँ, बेंगलोर के अंदर नितिन गडकरी जी ने जो मेथनॉल से चलने वाली बसें हैं उनका अनावरण किया है, या आप कह दीजिए उन्होंने अनवील किया है। तो आपको जानकारी दे इस बारे में, तो आपको बता दें केंद्र सड़क और परिवहन मंत्री, आप कह दीजिए एक तरह से यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी द्वारा बेंगलुरु में पहली मेथनॉल संचालित बसों का अनावरण किया है। आपको बता दें बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसे हम BMTC कहते हैं, और नीति आयोग और
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, साथ ही अशोक लेलैंड ने, इन सभी ने मिलके इन्होंने एक पहल शुरू करी जिसके तहत जिसका उद्देश्य जो है वो प्रदूषकों के स्तर को कम करना, मतलब जो पॉल्यूशन लेवल है उसको कम करने के लिए ये पहल शुरू की गई है, जिसमें ये लोग क्या है आपकी जो मिथनॉल पावर्ड जो गैस बसेस है उनको चलाएंगे। ठीक है, तो आपको जानकारी दें इस बारे में। बीटीएमसी 80 बसों को लॉन्च करने का इरादा रखती है, जो परीक्षण परियोजना के हिस्से के रूप में मेथनॉल ईंधन का उपयोग करेगी, और 20 अशोक लेलैंड बसें भी पहले चरण में पेश करी जाएंगी। ठीक है, इस पूरे, और साथ ही बता दें सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें इंडियन ऑयल कंपनी है, इसने फ्री फ्यूल देने की बात करी है, फ्री फ्यूल और मिथनॉल देने की बात करी, कितने 3 महीनों के लिए। तो 3 महीनों के लिए इस बस पे खर्च होने वाला जो फ्यूल है वो फ्री होगा, साथ ही जो मिथनॉल लगेगा वो भी फ्री होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शी चेंज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सी आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, श्रेया गोडावत। आप सकते हैं फोटो इनका, यह है श्रेया गोडावत, इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड मेजर ऑफ शी चेंज क्लाइमेट, इंडिया का ब्रांड मेजर ऑफ शी चेंज क्लाइमेट का। तो आपको जानकारी देते हैं, जलवायु उद्यमी श्रेया गोडावत, या कह दें क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर श्रेया गोडावत को श्री चेंज क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। एक वैश्विक अभियान जो सिर्फ जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाता है। आपको बता दें, इंटरनेशनल महिला दिवस पर वैश्विक गैर लाभकारी संगठन सी चेंज क्लाइमेट ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में महिलाओं की आवाज को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ आपका एम्ब्रेस इक्वलिटी नामक एक नया अभियान का अनावरण किया है, या पर अनवील किया उसका। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए आरोग्य महिला नामक एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है क्या, आरोग्य महिला। और इसमें होगा क्या, तो आपको जानकारी दें कि तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अब ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आया है, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए आरोग्य महिला नामक एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मंगलवार को शुरू में 100 स्वास्थ्य केंद्रों में महिलाओं की जांच की जाएगी और उन्हें मुफ्त दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें, महिलाओं को यदि आवश्यक हो आगे की चिकित्सा देखभाल के लिए तो उन्हें रेफरल अस्पतालों में भेजा जाएगा। अगर देखा जाए कि महिलाओं को उनके द्वारा सही नहीं किया जाता है तो उन्हें हॉस्पिटल भी भेजा जाएगा या रेफर कर दिया जाएगा उनको। ठीक है, और उनका इलाज फ्री किया जाएगा उनका। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें इस बारे में कि इस महीने के अंत में मनाए जाने वाले श्री रामनवमी के पर्व के बाद गर्भवती महिलाओं के लाभ के लिए एक और योजना जिसका नाम है पोषण किट, या कह दीजिए न्यूट्रिशन किट कहते हैं उसको, शुरू की जाएगी। आपको बता दें, न्यूट्रिशन किट में क्या क्या होगा, इसमें बहुत सारे आइटम्स होंगे, जिसके जैसे आप मान लीजिए घी हो गया, प्रोटीन मिक्स पाउडर हो गया, ये सभी चीज़ दी जाएंगी प्रेग्नेंट लेडी जो गर्भवती महिला है उसको, वो भी फ्री में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आरबीआई ने इस एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है, तो सही आंसर कौन सा है इनमें से? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, IRDA, इरेडा जिसे हम कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, तो इसको क्या दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस दिया गया है। तो आपको जानकारी दे इसके बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, या कह दीजिए आप इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दे दिया है। आपको बता दें, इससे पहले ये निवेश और क्रेडिट कंपनी कहलाई जाती थी। कैसे? इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी नाम से जानी जाती थी ये। आपको बता दें, IFC स्टेटस जो है इरेडा को RE फाइनेंसिंग के
उच्च जोखिमों के लिए उच्च जोखिम लेने में सक्षम होगा, मतलब इसको एक्सपोजर कर पाएगा, अभी आगे बढ़ सकता है कई 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 सेक्टर में। कौन सा आर मतलब क्या हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। IFSC जो मैंने बताया था आपको क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। IFSC स्टेटस से क्या होगा का दर्जा कंपनी को फंड जुटाने के लिए एक व्यापक निवेशक आधार तक पहुंचने में मदद करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप फंड जुटाने के लिए प्रतिस्पर्धी करनी दरें होंगी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले उस पर। तो आपको बता दें इरिडा को कब बनाया गया, तो जो इरिडा है इसको फाउंड किया गया था 1987 के अंदर। इसका जो मोटो था, मोटो क्या है, हमेशा ऊर्जा के लिए, या कह दें एनर्जी फॉर एवर, इसका मोटो था। कि वाक्यों के साथ ही आपका क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है ना, इन सभी पे क्या है वर्क करती है, इसको बढ़ावा देती है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़, और साथ ही आपको बता दें जो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज हैं इनको जो अब ये कंपनी किसको फाइनेंस करेगी, भैया किस किसको क्या ये अब ये फाइनेंस करेगी यार, उसको हेल्प करेगी काम, उसको बढ़ावा देगी या फिर क्या रुपए देगी, फाइनेंस करेगी। तो ये कंपनी किस फाइनेंस करेगी, आपकी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की वैल्यू चेन्स की, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो, बायो एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी, एनर्जी सफिशिएंसी, ई मोबिलिटी, बैटरी स्टोरेज, बायोफ्यूल, और ऐसी नई टेक्नोलॉजी पे क्या है फाइनेंसिंग करेगी अभी ये। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है एससीओ युवा परिषद की 16वीं बैठक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली के अंदर एससीओ यूथ काउंसिल की का उद्घाटन भी किया गया है। कौन से 16th एससीओ यूथ काउंसिल का उद्घाटन किया गया है। आपको जानकारी दे दें संघाई सहयोग संगठन, जिसे हम संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इसके युवा परिषद जो कहते यूथ काउंसिल की 16वीं बैठक भारतीय गणराज्य मतलब रिपब्लिक ऑफ इंडिया में की गई, की अध्यक्षता में की गई, नई दिल्ली में की गई, ठीक है। कहाँ कही गई है, नई दिल्ली में की गई है। हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई है। कैसे, हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई है। आपको बता दें जो एससी युवा परिषद की बैठक का उद्घाटन केंद्रीय युवा और आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग ठाकुर ने करा है। आपको बता दें मीटिंग को चेयर किया गया है या अध्यक्षता की गई है श्री नीतीश कुमार मिश्रा द्वारा। ये कौन है, जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आपको जानकारी देते हैं बैठक के दौरान पार्टियों ने 2022-23 में एससीओ यूथ काउंसिल के राष्ट्रीय अंगों की गतिविधियों की जानकारी साझा की। आपको बता दें 13 मार्च 2023 को प्रभावी समुदाय विकास गतिविधियां विषयों पर वर्चुअल मोड में आयोजित एससीओ युवा सम्मेलन की रिपोर्ट सभी एससीओ सदस्य राज्यों की जानकारी के लिए परिचालित की गई है। आपको बता दें इस तरह ये जो मीटिंग हुई वो एक वर्चुअल मोड से करी गई है, ठीक है। कौन सी, 13 मार्च वाली जो हुई थी, और इसकी जो थीम थी वो क्या थी, इफेक्टिव कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ये इसकी थीम थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था, तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर कौन सी कंट्री है, तो सेम सेम आपका है ऑप्शन ए इंडिया। जी हाँ, इंडिया सबसे बड़ी आर्म इंपोर्टर कंट्री हो गई, ये इंडिया का है सबसे ज़्यादा। फिर आता है आपका सऊदी अरब, उसके बाद कतर, उसके बाद फिर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर 5वें नंबर पर चाइना आता है, और 5वें नंबर पर चाइना आता है। फिर आता है आपका 7वें नंबर पे वो आता है आपका कौन, पाकिस्तान आता है। इसमें याद रखिएगा। आपको जानकारी दे दें कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जिसे हम सिप्री भी कहते हैं, इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि भारत जो भारत जो आम इंपोर्ट करता है वो सब दुनिया में सबसे ज़्यादा आम इंपोर्ट करता है, पर कुछ वर्षों से इसकी जो आम इंपोर्ट है वो गिर गई है। कितने परसेंट गिरी है, तो 11% गिर गई है। याद रहिएगा, हमारी 11% आम इंपोर्ट गिरने के बाद भी हम दुनिया के सबसे बड़े आम इंपोर्टर हैं, ठीक है। आपको बता दें यह रिपोर्ट ऐसे समय जारी करी गई है जब भारत ने रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। आपको बता दें इस साल जो रक्षा बजट बना था हमारा, या आपका डिफेंस बजट था, उसमें से अलग एक डिफेंस बजट बनाया गया, जिसमें क्या है डोमेस्टिक परचेज या कहते हैं घरेलू खरीद के लिए एक अलग से बजट बनाया गया था, जिसका अमाउंट कितना था, 1 लाख करोड़ रुपए था। कितना था, 1 लाख करोड़ रुपए था इसका अमाउंट, ठीक है। इससे पहले जो बजट हुआ करता था वो हुआ 3 साल का बजट देखेंगे इससे पहले का, तो वो था 84,000 करीब, है ना। ये 70,000 हो गया, ये 51,000,
ऐसे हुआ करता था। अब इस बार कितना कर दिया उन्होंने, 1 लाख करोड़ कर दिया गया पूरा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो आपको बताना है किस स्टेट की लोएस्ट लिटरेसी रेट है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, बिहार। जी हाँ, बिहार की सबसे कम लिटरेसी रेट है, या कह दीजिए साक्षरता दर है आपकी। ठीक है, आप देखते हैं बिहार सबसे नीचे नंबर पे आता है और केरल नंबर 1 पे आता है। यहाँ 94% लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ सब लिखिए। ठीक है, और मदर्स एजुकेशन की बात करी है तो उसमें भी केरल टॉप पे आता है, 99.0% आता है इसमें। ठीक है, और यहाँ बिहार भी क्या है, लास्ट पोजीशन पे है, कितने, 37.30 पे है। और उत्तर प्रदेश की पोजीशन दी है तो वो थर्ड लास्ट पोजीशन है इसकी। ठीक है, तो कितने, 67.68। और वहीं यार वुमेन्स एजुकेशन की बात करी है, मदर एजुकेशन की, तो यहाँ पे 37.30% है इसमें। ठीक, चलिए फिर आपको जानकारी दे इसके बारे में। तो शहरी भारत में जो अगर आप देखिए लिटरेसी रेट अगर चेक किया है कि गांव में कैसी है और शहर में कैसी है, तो बताइए यार शहरी भारत की बात करी है और कह दिए अर्बन एरिया की बात करी है तो उसमें लगभग 84.11% की आपकी लिटरेसी रेट है। वहीं आप गांव की बात, ग्रामीण क्षेत्र की बात करी है या रूरल एरिया की बात करी है तो वहाँ पे कितनी है, 67.77% है। ठीक है, आपको बता दें वयस्क साक्षरता दर के दर में सुधार करने के लिए साक्षर भारत नामक एक केंद्रीय योजना परियोजित योजना को 26 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 404 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया था, जिनकी महिला साक्षरता दर 2011, एक नहीं होगा 2011 होगा यहाँ पे। ठीक है, 2011 है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार 50% से कम थी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको और सॉरी इसके बारे में बता दे रहा हूँ, इसकी जो स्कीम था जो अभी बताया मैंने शिक्षा दर, इस स्कीम का जो मोटिव था वो मोटिव था कि हमें जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है, मतलब पूरे इंडिया की देश की बात करी जाए, वो लगभग हमें कितनी करनी, 80% करनी है। हमें क्या करनी थी, 80% करनी थी। और जो जेंडर गैप था उसको हमें 10% कम करना था। आपको बता दें ये कब का बात करी जा रही है, ये 12th 5 ईयर प्लान की बात करी जा रही है। जब 12 5 ईयर प्लान आया था तब की ये योजना लाई गई थी, पर इसको क्या है एक्सटेंड कर दिया गया था 31 मार्च 2018 तक। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य या कह दीजिए आप अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है जहां पक्षियों की 101 प्रजातियों की पहचान की गई है? तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, केरल। जी हाँ, केरल वो राज्य है जहाँ पे अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, जिसके अंदर 161 स्पीसीज ऑफ बर्ड की आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, अब इतने हैं फोटो है इसका आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, यहीं पे आपके 161 प्रजातियों की पहचान करी गई है, किसी पक्षियों की प्रजातियों की पहचान की गई है। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, सिद्धार्थ मोंती। जी हाँ, फोटो देखते हैं, सिद्धार्थ मोंती जी का फोटो है ये। इनको अपॉइंट किया गया है इंटरिम चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। आपको बता दें जो LIC है इसको फाउंड किया गया था 1 सितंबर 1956 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, आपका शिव शंकरी। या फोटो देखते हैं इनका नाम है शिव शंकरी जी। इनको आपका सेलेक्ट किया गया है सरस्वती सम्मान 2022 के लिए। तो आपको जानकारी देने इसके बारे में, के बिरला फाउंडेशन ने क्वेश्चन की है कि तमिल लेखक शिव शंकरी को उनके 2019 के संस्मरण सूर्यवंशम के लिए 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, यह पुरस्कार भारतीय साहित्य में सबसे सम्मानित सम्मानों में से एक है और 15 लाख के नगद पुरस्कार, एक पट्टिका और एक प्रतिष्ठित पत्र के साथ आता है। इसमें जो विनर होता है उसको 15 लाख रुपए नगद रुपए, एक आपका प्लेक और एक सिटीशन दिया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें सरस्वती सम्मान एक वार्षिक साहित्य पुरस्कार है जो पुरस्कार वर्ष से पहले 10 वर्षों के दौरान भारतीय नागरिकों द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए असाधारण साहित्यिक कार्यों को मान्यता देता है। आपको बता दें
चयन समिति, जिसमें चयन परिषद के नाम से जाने जाता है, की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अर्जुन कुमार सिकरी करते हैं। इसमें देश भर के प्रतिष्ठित विद्वान और लेखक शामिल हैं। आपको बता दें कि सरस्वती सम्मान के अलावा के बिरला फाउंडेशन ने 2 अन्य साहित्यिक पुरस्कार भी स्थापित किए हैं, जो कौन से आपके, एक बिहारी पुरस्कार और एक व्यास सम्मान। ये 2 पुरस्कार और किसके, बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपको बताना है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस के कौन बने हैं। ठीक है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, दलजीत सिंह। जी हाँ, फोटो देखते हैं इनका, ये दलजीत सिंह है। लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह जी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस का। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव जी को अपॉइंट किया गया है जियो सिनेमा का क्या, ब्रांड एम्बेसडर। आप देखते हैं फोटो है ये सूर्य कुमार यादव जी का, और इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो सिनेमा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, माधव कौशिक। जी हाँ, आप फोटो देखते हैं, ये फोटो है माधव कौशिक जी का। इनको बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकादमी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है प्रथम मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, शिलोंग के अंदर। यहाँ ठीक है, शिलोंग में शुरू किया गया आपका पहला मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो आपको जानकारी दें कि मेघालय में अब तक का पहला फिल्म महोत्सव 14 मार्च को शिलोंग में शुरू हुआ है। आपको बता दें मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एक 5 दिवसीय योजना है जो राज्य केंद्रीय पुस्तकालय में शुरू किया गया है। आपको बता दें इसका उद्घाटन मेघालय के पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदोह ने किया था। आपको बता दें ये 5 दिनों में 4 जगहों पर करीब 40 फिल्में दिखाई जाएंगी इसमें। ठीक है, इस पूरे फिल्म फेस्टिवल के अंदर। तो आपको बता दें मेघालय फिल्म निर्माता संघ, या कहते हैं एक तरह से मेघालय फिल्म मेकर्स एसोसिएशन, और मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर्यटन विभाग, इन सभी ने मिलकर आपका क्या है, ये पूरा शुरू किया है आपका पूरा। ठीक है, फिल्म फेस्टिवल शुरू किया है ये। आपको बता दें इसकी जो क्लोजिंग है, ये मतलब इसे क्लोज किया गया वो 18 मार्च को इसकी समाप्ति हुई है। और आपको बता दें मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य राज्य में विशेष रूप से युवाओं के बीच फिल्म संस्कृति का निर्माण करना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है भारत ने किस देश के साथ 75 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी की है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, लक्समबर्ग। जी हाँ, लक्समबर्ग वो देश है जिसके 75 वर्ष पूरे होने पर हमने टिकट जारी करी है। आप देखते हैं फोटो है टिकट का। आपको जानकारी दें तो आपको बता दें कि लक्समबर्ग जो देश आप ये यहाँ पे है पूरा। आप देखते हैं ये बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस के तीनों का बॉर्डर शेयर करते हैं तीनों देश, और ये पूरा देश आप देखते हैं यहाँ बड़े में सकते हैं, ये पूरा आपका कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है? लक्समबर्ग सिटी इसकी कैपिटल है, और इसका क्या है, ये फ्लैग है उसका। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। भारत ने सेंट्रल बैंकिंग द्वारा वर्ष 2023 के लिए गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ठीक है, तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 वाइस सेंट्रल बैंक किसे चूज किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, शक्तिकांता दास। जी हाँ, शक्तिकांता दास जी को चुना गया है गवर्नर ऑफ द ईयर क्या अवार्ड के जरिए। ठीक है, ये फोटो है उनका। आपको जानकारी दे दें रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश सेंट्रल बैंकिंग, या कह दीजिए एक तरह से इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें श्री दास दिसंबर 2018 से केंद्रीय बैंक से शीर्ष पर हैं, मतलब 2018 से ये गवर्नर बने हैं किसके? आरबीआई के। और आपको बता दें उन्होंने यूक्रेन में युद्ध के कारण और महामारी जैसे और मुद्रास्फीति सहित कई संकटों के माध्यम से वित्तीय बाजारों को चलाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। मतलब उनका जो उन्होंने काम किया है, मतलब आप पैंडेमिक देख लीजिए, पैंडेमिक के समय भी वो क्या नाम है आपके गवर्नर रहे हैं, और उसके बाद भी अभी जो क्राइसिस चल रही है हमारी क्राइसिस चल रही जो अभी करंट में रशिया यूक्रेन वॉर की, उसमें भी
उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और आपका क्या नाम है, अपने देश के आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को इतने अच्छे संभाला हुआ है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाकी देशों आप सुन ही रहे होंगे, अमेरिका के बड़े बड़े बैंक जो हैं वो क्रैश हो गए हैं, है ना, उनमें क्राइसिस आ गया है। पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इनको ये सम्मान दिया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट कलर दिया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, आईएनएस द्रोणाचार्य। जी हाँ, आईएनएस द्रोणाचार्य जी को सम्मानित किया गया है किससे? प्रेसिडेंट कलर से। ठीक है, आप देखते हैं ये उसको अवार्ड किया गया है द्रोणाचार्य जी को। द्रोणाचार्य आईएनएस, आईएनएस मतलब हो गया इंडियन नेवल शिप द्रोणाचार्य। ठीक है, तो आपको जानकारी दें, भारतीय नौसेना के शीर्ष नगरी, आप कह दें इंडियन नेवी टॉप गनरी स्कूल आईएनएस द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है, प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। किस लिए? आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए। ठीक है, इसके लिए इसको ये सम्मानित दिया गया है। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के लिए अपनी असाधारण सेवा के लिए सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में कार्य करने वाली एक इकाई को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्वोच्च मान्यता के रूप में पुरस्कार प्रदान करेगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है बाइकॉम 80 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, आप देखते हैं फोटो, महेंद्र सिंह धोनी जी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाइकॉम। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे क्या ये बाकी लोगों के पास ही पहुंच सके। जय हिंद।